अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेयर थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टेप फंक्शन है और स्टेप फंक्शन जिसका अदर नेम स्टेयर केस फंक्शन है। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। और तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप फंक्शन और स्टेयर केस फंक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इस फंक्शन के नेम से ही पता चल रहा है कि जो स्टेयर केस फंक्शन है, एक्चुअली द ग्राफ ऑफ द स्टेप फंक्शन is looks like the stairs. Okay, that's why we will call that the step function is staircase function. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल आई है जिसको हमने रियल नंबर्स पे डिफ़ाइन किया हुआ। ठीक है, या रियल नंबर्स में से हमने कोई भी इंटरवल, एक ए बी क्लोज इंटरवल हमने ले लिया जिसको हमने आई के साथ डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने इस इंटरवल पे कुछ पार्टीशंस डिफ़ाइन की। तो स्टूडेंट्स, पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। तो पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग काइंडली, अगर पार्टीशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्यूरीज हों या क्वेश्चंस हों या इसमें कोई इश्यूज़ हों, तो वो आप जो पार्टीशन से रिलेटेड लेक्चर्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में से देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैं पार्टीशन को इतनी डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि पार्टीशन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं और लेक्चर जो है वो हमारा इसी यूट्यूब चैनल द मैप ऑफ मैथमेटिक्स में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक क्लोज इंटरवल हमने ए बी लिया और इस क्लोज इंटरवल की हमने पार्टीशन बना ली जिसको मैंने पी के साथ डिनोट कर दिया। ओके, इस इंटरवल की जो पार्टीशन है वो हमारे पास है एक्स नॉट, एक्स वन एंड अप टू सो ऑन एक्स के माइनस वन, एक्स के एंड सो ऑन एक्स एन। जो इसकी फर्स्ट एंट्री थी उसको मैंने ए के इक्वल सपोज कर लिया। जो इसकी लास्ट एंट्री थी या nth टर्म थी इसकी जो, उसको मैंने बी के इक्वल सपोज कर लिया। तो ये हमारे पास इस क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन है। तो स्टूडेंट्स, पार्टीशन की डेफिनेशन में हमें पता है कि ये पार्टीशन एक्चुअली जो होती है वो इस इंटरवल के सब इंटरवल्स होते हैं। ओके, हमने इस ए बी इंटरवल्स के सब इंटरवल्स कुछ बनाने हैं, तो वो सब इंटरवल्स जो आपके पास होंगे उसको हम पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इस ए बी इंटरवल के सब इंटरवल्स बनेंगे, उन सब इंटरवल्स का अगर आप यूनियन ले लें तो वो आपका इस इंटरवल आई के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ इधर मैंने यही लिखी है। इसमें ये जो आई के है, एक्चुअली द आई के बी द सब इंटरवल्स ऑफ द इंटरवल आई। ओके, इसके जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उसको हमने आई के साथ डिनोट कर दिया। मैंने इसके nth इंटरवल्स बनाए और जब आप इन nth इंटरवल्स का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास अगेन ये वाला इंटरवल ही बन जाएगा। ओके, तो इसमें ये जो आई के है ये केथ इंटरवल है हमारे पास। तो केथ इंटरवल को हमने कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया, आई के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन इंटू एक्स के प्लस वन। ओके, तो ये हमारे पास इसका केथ इंटरवल है कोई भी। तो अब हमने क्या किया, एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जो है वो इस आई इंटरवल से रियल लाइंस पे डिफाइन कर लिया। तो इस रियल वैल्यूड फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन और स्टेयर केस फंक्शन उस वक्त बोलेंगे अगर ये फंक्शन जो है हमारा, अगर ये इस पीस वाइज फॉर्म में या इस पीस वाइज फंक्शन के इक्वल आ जाए। ओके, तो जो हमारा स्टेप फंक्शन या स्टेयर केस फंक्शन है उसमें हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है सी के
इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आई के। ओके, अगर आप इन जितने भी हम इंटरवल्स इधर बनाएंगे, ये जितने भी आपके पास सब इंटरवल्स होंगे, आप इन सब इंटरवल्स में ये जो स्टेप फंक्शन है, ये ईच इंटरवल में वन कांस्टेंट के इक्वल होगा। ओके, तो मींस कि अगर मैं इधर I1 इंटरवल लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास I1 इंटरवल में C1 होगी। अगर मैं I2 इंटरवल लेता हूँ तो I2 इंटरवल हम अपना I2 इंटरवल कोई भी इधर से डिफ़ाइन करेंगे। हमारा जो I1 इंटरवल अगर हम सपोज करें तो ये होगा x0 x1, I2 इंटरवल होगा x1 x2 एंड I3 इंटरवल होगा x2 x3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो kth इंटरवल होगा वो IK होगा। तो इधर से भी आप ये जितने भी इंटरवल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो स्टेप फंक्शन होता है, ये हमारे पास जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उन सब इंटरवल्स में से एक कांस्टेंट वैल्यू जो है उसके इक्वल होगा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, इसकी ईच इंटरवल में वैल्यू कोई भी कांस्टेंट होगी, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये डिस्टिंक्ट होगी। ठीक है, ईच इंटरवल में ये डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा। ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन, ये हमारा स्टेप फंक्शन होगा जो, ठीक है, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स हमारा ये C1 के इक्वल होगा और एफ ऑफ एक्स जो है ये सम कांस्टेंट DK के इक्वल होगा अगर एक्स हमारा जो है वो किसी भी इंटरवल IK को बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ईच इंटरवल में ये डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा ये स्टेप फंक्शन हमारा। तो स्टेप फंक्शन का जो अदर नेम है वो हम स्टेप फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ईच इंटरवल के अंदर सिंगल कांस्टेंट वैल्यू को अज्यूम करता है। तो फर्दर इसी को हम देखते हैं, मैं ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारे पास स्टेप फंक्शन होता है ये कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि अज्यूम करता है ईच इंटरवल में से, तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। जो स्टेप फंक्शन होता है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो स्टेप फंक्शन है उसकी रेंज जो है वो 1 होती है। ओके, जो स्टेप फंक्शन है उसकी रेंज 1 होगी, क्योंकि जो स्टेप फंक्शन है ये किसी भी इंटरवल में अगर आप इसको डिफाइन करते हैं सब इंटरवल में, तो इसने उसमें से कोई सिंगल कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको इसने पिक करना है, अज्यूम करना है। ओके, तो जो स्टेप फंक्शन है उसकी हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर ब्रैकेट फंक्शन भी है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं तो स्टेप फंक्शन के ग्राफ में अगर आप देखें तो हम इधर से कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कोई इंटरवल है x0 और x1, ये हमारे पास x0 और x1 एक इंटरवल है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो हमारा ये फंक्शन होता है, स्टेप फंक्शन होता है, ये ईच इंटरवल में से सिंगल वैल्यू को अज्यूम करता है। ओके, तो ये जो x0 x1 ये हमारे पास I1 इंटरवल है। तो I1 इंटरवल में ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से वैल्यू ये अज्यूम करेगा। ये हमारे पास वैल्यू जो है ये C1 होगी। ओके, ये C1 वैल्यू इसने अज्यूम कर ली इस I1 इंटरवल में, और I1 इंटरवल हमारा होगा x0 x1। सिमिलरली ये C2 वैल्यू अज्यूम करेगा। ओके, ये वाली C2 वैल्यू है, और ये C2 वैल्यू जो है ये हमारी लाई करेगी x1 x2 इंटरवल में। सिमिलरली जो ये वाली हमारे पास C3 वैल्यू है, ये C3 वैल्यू अज्यूम करेगा x2 एंड x3 इंटरवल में। सिमिलरली आपके पास जो kth इंटरवल्स हैं या जो हमारे पास अगर nth सब इंटरवल्स हैं, तो उन nth सब इंटरवल्स में अगर आप उनके ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो स्टेप फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज़ लुक्स लाइक सम स्टेयर्स। ओके, तो ये हमारे पास स्टेयर्स की फॉर्म में ये ग्राफ इसका बनता जाएगा। तो इसी वजह से हम स्टेप फंक्शन को स्टेयर्स केस फंक्शन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा C1 है दिस इज बिलोंग्स टू द सम इंटरवल x0 एंड x1, एंड जो C2 है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू इज बिलोंग्स टू x2 एंड x3 इंटरवल,
एंड जो C3 वैल्यू है दिस इज बिलोंग्स टू x3 एंड x0 x1 एंड x2 इंटरवल एंड x2 एंड x3 इंटरवल एंड अप टू सो ऑन। ओके, ये इस तरह से हमारे जितने भी सब इंटरवल्स होंगे, ये ईच इंटरवल्स में जो स्टेप फंक्शन है वो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू को अज्यूम करेगा, लाइक दिस वन C1 C2 C3 C4 Ck एंड अप टू सो ऑन Cn। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ओवर स्टेप फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू डेफिनेशन की तरफ, और ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, और इसके बाद फर्दर इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो थ्योरम्स हैं उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और a जो है ये इस नॉन एम्प्टी सेट को कंटेन कर रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, दिस इज चाय ऑफ a, वी रीड दिस एज चाय ऑफ a। ओके, दिस इज द नोटेशन ऑफ चाय एंड वी राइट इट एज we write this notation as in this form. Okay, this is the notation of characteristic function and we read it as chi of a. So we define the characteristic function from a non-empty set x to r. स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है ये हमारे पास इसकी रेंज 2 होती है और रेंज इसकी हमेशा 0 और 1 होती है। ओके, यही हमने डेफिनेशन में भी देखा। जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं करेक्टरिस्टिक a ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें 1 वैल्यू देगा अगर आपका ये जो x है ये इस a पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अगर हमारा जो हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं वो अगर इस पॉइंट में है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये 1 के इक्वल उस वक्त होगा अगर हम कोई भी पॉइंट x में a में से ले रहे हैं। ओके, अगर ये x जो है, अगर ये वाला x जो है अगर ये इस a को बिलोंग कर रहा है तो फिर ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा 1 के इक्वल होगा। अगर ये x हमारा इस a को कंटेन नहीं कर रहा तो देन ये 0 के इक्वल होगा। दैट्स मीन अगर x जो है वो a को कंटेन करेगा तो ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी 1 होगी। अगर ये वाला पॉइंट जो है ये a कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेगा तो फिर इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है या ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो x इज़ नॉट बिलोंग्स टू a का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि x इज़ बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x हमारा इस कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट पे ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू हमें 0 देगा। लाइक मैं इसको इस ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट x है, इसमें ये हमारे पास कोई a सेट है जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स शो किए हैं x1 x2 x3 एंड ये हमारे पास कोई पॉइंट है ये इसका a का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उसको मैंने इधर कुछ पॉइंट्स शो किए हुए हैं जिसको x3 x4 और x5 के साथ डिनोट किया है। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए अगर आप इस a में से पॉइंट्स लेंगे तो a में से अगर आप पॉइंट लेते हैं तो फिर इस पे जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। वो आप चाहे जो मर्जी पॉइंट ले लें। ओके, वो आप x1 पॉइंट ले लें, x2 पॉइंट ले लें या आप x3 पॉइंट ले लें या कोई भी पॉइंट आप ले लें, तो जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन में के लिए जो a में से जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे ये हमारे पास 1 वैल्यू देगा। इसी तरह से आप जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इस कॉम्प्लीमेंट में से आप जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में ऑल वैल्यूज़ पे ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये हमें इस पे 0 वैल्यू देगा। ओके, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो रेंज है वो 2 होती है क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा हमें या तो 0 आंसर देगा या 1 आंसर देगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसकी रेंज 2 होती है और वो 0 एंड 1 होती है। तो ये इसी तरह इसीलिए हम इधर जब इसको डिफ़ाइन कर रहे थे तो तभी मैंने ये बोला था कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a है ये हमारा इस x नॉन एम्प्टी सेट से हमने r कह लें या हम इसको 0 1
सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली x से 0 1 सेट के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें आप अगर देखें तो अगर ए और बी ये कोई भी हमारे पास इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स के सबसेट्स हैं, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज़ लेसर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी होगा। ओके, अगर ए बी का सबसेट है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज़ लेसर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो इक्वल होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। मीन्स कि अगर आप किसी टू सेट्स के इंटरसेक्शन पे कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेट्स पे ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये सेपरेट हो जाएगा और इन फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप इसको किसी टू सेट्स के यूनियन पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आ जाएगा प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी आ जाएगा, एंड इसमें से हम होल वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। और स्टूडेंट्स सम ऑथर्स यूज इंस्टेड ऑफ दिस टर्म by like of this term कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, हम आथर जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी की जगह पे वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपने इससे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन सारे प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूव भी करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो इसी वजह से आप इधर चाहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी लिख लें या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, तो इनका एक ही मीनिंग होगा। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहती है कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को किसी टू सेट्स के यूनियन पे डिफाइन करें तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी हो जाते हैं अगर ए और बी जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों। ओके, इधर इस फोर केस के लिए अगर ए और बी डिसजॉइंट है मीन्स इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, तो फिर ये वाली टर्म जो है जो माइनस हमने की थी इधर ये टर्म हमारी फिर इधर से हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और जस्ट ये वाली दो टर्म्स ही आपकी आ जाएंगी एज इट इज। ओके, तो जो इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को ए के कॉम्प्लीमेंट पे डिफाइन करें तो ये इक्वल आ जाती है 1 माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको टू सेट्स के डिफरेंस पे डिफाइन करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रूव ऑल दीज 6 प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मैंने इधर अगेन लिख दी है कि अगर ए बी को कंटेन करे या ए बी का सबसेट हो तो देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जो है वो लेसर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी होता है। तो स्टूडेंट्स इधर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि अगर आप ए में से कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 होगी। अगर आप ए के कॉम्प्लीमेंट में से कोई पॉइंट लेंगे या अगर एक्स हमारा नॉट बिलोंग्स टू ए होगा तो उस पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ये हमारे पास डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो अभी हमने डिस्कस की है। तो इसमें जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम कहते हैं कि अगर हमारा एक्स जो है ये ए को कंटेन करे, ओके अगर एक्स हमारा ए को बिलोंग करे तो बाय दिस कंडीशन अगर कोई हम पॉइंट ए में से ले रहे हैं तो वो वाला पॉइंट हमारा श्योरली बी में भी कंटेन करेगा। तो अगर एक्स ए में से हम ले रहे हैं तो ये इम्प्लाइज करेगा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इधर से हम कह सकते हैं कि एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा। ओके, तो इसमें आप देख लें अब एक्स ए को कंटेन कर रहा है और एक्स बी को कंटेन कर रहा है, तो आप
इस पॉइंट पे अगर करेक्टरिस्टिक इस पॉइंट पे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी और इस पे क्या होगी, तो इस पॉइंट के लिए जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए है वो 1 होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू 1 है, और करेक्टरिस्टिक ऑफ b जो है उसके लिए भी x बिलोंग्स टू b है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक ऑफ b जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो इधर से आप दोनों को देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। ओके, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो इधर से हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसी में हमने सेकंड केस डिफाइन किया। सेकंड केस में हमने ये कहा कि अगर x जो है हमारा a को बिलोंग ना करे लेकिन ये b को बिलोंग करे, ओके, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे ना, a और b 2 सेट्स हैं, तो इन 2 सेट्स के लिए हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे। इसमें हमने पहले फर्स्ट केस में मैंने ये कहा कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है और x b को भी बिलोंग कर रहा है। सेकंड में मैं कहूँगा कि अगर x a को नहीं बिलोंग कर रहा और x b को बिलोंग कर रहा है। थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है लेकिन x b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये जितने भी हमारे पास ऑल केसेस बनेंगे हम इन सारे केसेस को फर्दर सेपरेटली डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम इन सारे केसेस को कंबाइन करेंगे। तो इनको कंबाइन करने से ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो सेकंड केस में मैंने ये सपोज किया कि अगर x a को कंटेन ना करे लेकिन x b को कंटेन करे तो देन ये हमारे पास क्या होगा। अब अगर x a को कंटेन नहीं कर रहा तो दैट्स मीन x जो है ये a कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा है। तो जब x a कॉम्प्लीमेंट को या a को कंटेन नहीं करेगा तो उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसका हमें पता है कि ये वैल्यू 0 देगा इस पर। अब b के लिए x क्योंकि b को बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए करेक्टरिस्टिक ऑफ b जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो अगर इधर आप 0 और 1 को कंपेयर करें आपस में तो इधर से हम लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन 1। तो 0 हमारा इक्वल है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए के, मैंने 0 की जगह पे पुट कर दिया करेक्टरिस्टिक ऑफ ए और 1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो ये हमारे पास बन जाएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज लेस देन करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। सिमिलरली इसमें जो केस 3 है वो देखते हैं। केस 3 में मैंने सपोज किया कि अगर x जो है वो ना तो a को बिलोंग कर रहा है और ना ही b को बिलोंग कर रहा है, x हमारा दोनों को ही बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेगा और x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेगा, ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स को कंटेन करेगा, लेकिन ये a और b दोनों सेट्स को कंटेन नहीं करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ a पे अगर x हमारा a को बिलोंग नहीं कर रहा तो इस पर करेक्टरिस्टिक ऑफ a की जो वैल्यू है वो 0 होगी और करेक्टरिस्टिक ऑफ b की जो वैल्यू है ये भी 0 होगी। ओके, तो इधर से आप देख सकते हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0 के लिए हम ये कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ a इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ b। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तो स्टूडेंट्स इधर आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो अभी हमने पीछे डिफाइन की थी ये मैं दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज लेस देन करेक्टरिस्टिक ऑफ बी और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी है। तो जब आप इन तीनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव होगी। सिमिलरली हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इनटू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ में कुछ केसेस बनाए थे इसी तरह से हम इसके प्रूफ में भी केसेस बनाएंगे। तो इसमें भी हमने फर्स्ट केस में ये कहा कि अगर x हमारा इस a इंटरसेक्शन b को कंटेन करता है, अब इधर से अगर x a इंटरसेक्शन b को कंटेन करता है तो इधर से हमारे पास फर्दर केसेस क्या बनेंगे। अगर x a इंटरसेक्शन b को कंटेन कर रहा है तो इधर से हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। ओके, क्योंकि ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x जो है वो a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ही लिख दिए, x इज कंटेन्स इन a एंड ऑल्सो x इज कंटेन्स इन b। तो इधर इस पे आप करेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन लगाएं तो x क्योंकि a इंटरसेक्शन b को कंटेन कर रहा है तो इस पे जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है हमारे पास वो 1 होगी और इसके लिए अगर आप देखें x जो है वो a को कंटेन कर रहा है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ a भी 1 होगा और x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है या कंटेन कर रहा है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ b जो है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और सिमिलरली इसका जो फर्दर है इन दोनों को अगर आप देखें
तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। सो इधर से हम लिख सकते हैं कि 1 जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी 1 के इक्वल आया था, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए भी 1 के इक्वल आया था और करेक्टरिस्टिक ऑफ बी भी 1 के इक्वल आया था। तो ये हमारा फर्स्ट केस के लिए प्रूव हो गया रिजल्ट। अब इसी तरह से हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। तो सेकंड केस में हम इसको सपोज करेंगे कि एक्स जो है वो हमारा अगर ए इंटरसेक्शन बी को कंटेन ना करे तो फिर क्या होगा। अब ये हमें पता है कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को कंटेन नहीं करेगा तो दैट्स मीन इस पॉइंट पे जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है हमारे पास वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर x ए इंटरसेक्शन b को कंटेन करता, जैसे कि पिछले इसके पार्ट में हमने देखा, तो फिर हमने इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 लेना था। अब इधर क्योंकि x हमारा इस ए इंटरसेक्शन b को कंटेन नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन b जो है इसको 0 ले लिया, ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सिमिलरली अब इधर से हमारे पास कुछ फर्दर जो केसेस हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमारा x जो है वो ए इंटरसेक्शन b को कंटेन नहीं करेगा तो इसके लिए 2 केसेस बन जाते हैं कि x जो है वो हमारा या तो a को कंटेन करेगा और x जो है या इस b को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर x a को बिलोंग करेगा तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और अगर x b को कंटेन नहीं करेगा तो इसके लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इधर से भी अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू इसके अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम फिर लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो जब आप इधर दोनों साइडों पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर दोनों साइड्स हमारी इक्वल आएंगी, ओके। तो हम इधर बेसिकली दोनों साइड्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन में हम दोनों साइड्स को सॉल्व कर रहे हैं और दोनों साइड्स का इक्वल आंसर आ रहा है, ओके। तो इस वजह से भी हम ये कह रहे हैं कि इन जनरल भी ये वाली दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इधर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि x इंटरसेक्शन b ये 0 के इक्वल आ गया, और जो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में भी हमने देखा कि 1 इंटू 0 की जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाती है, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इसी के हमने आगे फर्दर कुछ केसेस जो हैं वो बन जाएंगे। ये तो हमने इसका फर्स्ट केस डिस्कस किया है कि जब x हमारा ए इंटरसेक्शन b को कंटेन नहीं करेगा तो इसके लिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, क्योंकि इंटरसेक्शन में कंटेन ना करने का मतलब ये है कि ये इसमें x जो है वो इनमें कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है हमारा a को कंटेन करेगा लेकिन b को कंटेन नहीं करेगा। तो या फिर जिसकी सेकंड कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि x जो है वो हमारा a को कंटेन नहीं कर रहा लेकिन x b को कंटेन कर रहा है, और जो इसकी थर्ड कंडीशन होगी वो ये है कि x ना तो a को कंटेन कर रहा है और ना ही b को कंटेन कर रहा है, कि जिसकी वजह से ये हमारे ये इस इंटरसेक्शन को कंटेन नहीं कर रहा। तो इसी वजह से इसके इंटरसेक्शन के लिए हमने ये 3 केसेस इसके लिए हैं और तीनों केसेस को हमने इधर डिस्कस करना है। तो ये मैंने इधर फर्स्ट केस लिया कि जब x जो है वो a को कंटेन करेगा लेकिन b को कंटेन नहीं करेगा। सेकंड केस में हम कहेंगे कि x जो है वो a को कंटेन नहीं कर रहा लेकिन b को कंटेन कर रहा है, लाइक दिस वन, ओके। ये देखें इधर मैंने लिखा है कि x हमारा a को कंटेन नहीं कर रहा लेकिन ये b को कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए भी हम इसकी दोनों साइड्स का आंसर जो है वो चेक करेंगे। तो x हमारा अगर a को कंटेन नहीं कर रहा तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको कंटेन नहीं कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा है, और x जो है वो अगर b को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब इसके लिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो इधर हमने ये लिखी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें क्योंकि ये वाला केस जो हमने एक दफ़ा लिख लिया है ये सेम केस हमारा ऑल 3 केसेस के लिए यूज़ हो जाना है, ओके। ये चीज़ हमारी इसके में
जो भी 3 केस बन रहे हैं तीनों में ये सेम चीज़ यूज़ हो जाएगी। तो इसमें एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ये हमने इसको तीनों केसेस में ही यूज़ करना है। तो इधर हमने इधर से देखा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई और करेक्टरिस्टिक ऑफ बी की वैल्यू 1 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर जब हमने कंपेयर किया तो इधर से भी कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास दोनों साइड जो हैं ये इक्वल आ जाएंगी। ओके, दोनों साइड्स हमारी 0 के इक्वल आ जाएंगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। इसी में जो थर्ड केस हमने बनाया उसमें हमने कहा कि x जो है वो a को भी कंटेन नहीं कर रहा, x जो है वो b को भी कंटेन नहीं कर रहा। तो x अगर दोनों को कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब a पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी 0 होगी और b पे भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 होगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 4, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पिछले स्टार्ट में लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे तो इधर से भी दोनों साइड्स हमारी 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो इधर से भी हमारा ये जो रिज़ल्ट है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो इसमें भी क्लेम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके लिए 3 केसेस जो है इसको बनाना ज़रूरी है। तो ये आपने सारे केसेस जो है इसमें डिस्कस करने हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमने इसका जो थर्ड केस है, थर्ड प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके प्रूफ के लिए भी 2 केसेस इसमें बनेंगे। फर्स्ट केस मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर आपका x जो है वो a यूनियन b को कंटेन कर रहा है, तो अगर x a यूनियन b को कंटेन कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, इसके लिए भी 3 केसेस आपके पास बनेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि x हमारा या तो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट केस बन गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसमें ए यूनियन बी के लिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, फिर ए के लिए निकालेंगे, फिर बी के लिए निकालेंगे। ये सारी वैल्यूज निकाल के जब आप इन दोनों साइड्स में पुट करेंगे तो इन दोनों साइड्स का आंसर आपका इक्वल आ जाएगा, मीन्स के किसी सेम नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेकेंड केस है। सेकंड केस में हम ये भी इसका कह सकते हैं कि x हमारा a को कंटेन नहीं करेगा लेकिन x जो है वो b को कंटेन करेगा। तो इसके लिए भी हम कैरेक्टरिस्टिक, इस पॉइंट के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप इधर दोनों साइड्स पे पुट करेंगे और इस दोनों साइड्स का आंसर जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा इस सेकंड केस के लिए भी। इसी तरह से हम इस थर्ड केस के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे सबकी, और इसके लिए भी हम ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकाल के जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। जैसा कि ये मैंने इधर फाइनलाइज इसको करके मैंने सब केसेस के लिए लिख दी है। तो मैंने इधर लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी, अब क्योंकि x हमारा a यूनियन b को बिलोंग कर रहा था तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मीन्स कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a यूनियन b ये हमारा 1 के इक्वल है। और बाकी सब केसेस को जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी सब केसेस में भी ये राइट हैंड साइड जो है इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 1 के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। तो जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो इधर से हमारा ये वाला रिजल्ट इक्वालिटी के लिए होल्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने ये तीनों केसेस को कंबाइन करके इधर डिस्कस कर दिया, लेकिन ये तीनों केसेस मैंने पिछले प्रॉपर्टी में इनको डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। तो लेकिन इसमें मैंने इन तीनों को आपने, क्योंकि ये सिमिलर इसका प्रूफ है जैसा हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा, तो ये इसीलिए मैं इसको अगेन इधर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ये हमारी दोनों साइड्स के लिए 1 के इक्वल आ जाएंगी। तो इसी तरह से जब हम अपनी जो फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ मूव करते हैं, इसी का जो सेकंड केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हमने इसका जो फर्स्ट केस में हमने ये कहा था कि अगर x हमारा a यूनियन b को बिलोंग करेगा तो इसके लिए फर्दर a b और c ये 3 केसेस बने थे। तो इसी का जो सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड केस में हम कहेंगे कि अगर x जो है वो a यूनियन b को कंटेन ना करे तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। तो ये सेकंड केस हमने इधर लिखा है कि अगर x हमारा a यूनियन b को कंटेन नहीं कर रहा तो फिर इसके लिए हमारे पास जस्ट ये केस बनेगा कि x जो है वो ना तो a को कंटेन करेगा
और ना ही ये x हमारा b को कंटेन करेगा। ओके, अगर क्योंकि ये दोनों को कंटेन जब नहीं करेगा तो फिर ही ये हमारा इस कंप्लीट यूनियन को कंटेन नहीं करेगा। तो इधर भी आप इसके लिए अगर x हमारा a यूनियन b को कंटेन नहीं कर रहा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, और x a को कंटेन नहीं कर रहा इस पर भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 आ जाएगी, और x जो है वो b को भी कंटेन नहीं कर रहा इसके लिए भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब आप ये वाली सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 बन जाएगा, मीन्स कि ये दोनों साइड्स हमारी 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो इक्वालिटी के लिए होल्ड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है कि x जो है वो a यूनियन b, ये अभी पिछली प्रॉपर्टी जैसे ही है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लस करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। ये इसके इक्वल कब होगा? अगर ए और बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो फिर ये करेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लस करेक्टरिस्टिक ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो प्रूव है वो बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस वन है, जो कि हमने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की है, ये बिल्कुल उस तरह से इसका प्रूव है। तो ये प्रूव जो है आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा। इसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फिफ्थ में ये था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होती है 1 माइनस करेक्टरिस्टिक ऑफ ए के। तो इसके लिए भी हम दो केसेस बनाएंगे। केस वन में हमने कहा कि अगर एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करे लेकिन ये ए को कंटेन ना, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा है तो फिर ये ए को कंटेन नहीं करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट पे करेक्टरिस्टिक वैल्यू हमारी 1 आ गई, और ए पे ए क्योंकि कंटेन नहीं कर रहा था तो इस पे हमारी करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 आ गई। तो ये वाली जब दोनों वैल्यूज आप इधर इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों साइड्स का आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो इधर से फिर हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। दैट्स मीन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी 1 होगी और राइट साइड को भी सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारे इक्वालिटी के लिए होल्ड कर रहे हैं। अभी सिमिलरली इस पे जो सेकंड केस हमने बनाएंगे, सेकंड केस हमारे पास ये होगा कि अगर x हमारा ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि x हमारा फिर ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इधर इसको डिस्कस किया कि अगर x हमारा ए को कंटेन कर रहा है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट को कंटेन नहीं करेगा। तो इसके लिए भी जब आप दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो उस पर भी हमारी ये दोनों इक्वालिटीज़ जो हैं ये इक्वल आ जाएंगी, दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये हमारे इक्वल आ जाएंगे और ये 0 के इक्वल आएंगे दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वालिटी के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी तरह से जो हमारी सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस बी जो है ये इक्वल होगी करेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए भी डिफरेंट केसेस हम बनाएंगे। तो फर्स्ट केस हमने ये बनाया कि अगर एक्स हमारा ए माइनस बी को कंटेन कर रहा है, तो अगर एक्स इधर डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन आप लोगों को आती है कि अगर आप ए माइनस बी में से कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो इसका मतलब एक्स हमारा ए को कंटेन करेगा लेकिन बी को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंस के अंदर हम वो वाले पॉइंट्स लेते हैं जो फर्स्ट सेट को कंटेन कर रहे, फर्स्ट सेट में मौजूद होते हैं लेकिन सेकेंड सेट में मौजूद नहीं होते। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अगर x a को कंटेन कर रहा है लेकिन b को कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब x जो है वो a और b के इंटरसेक्शन को भी कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि x इधर हमारा कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों में। तो इस पे आप a पे करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, b पे नॉट बिलोंग्स टू b पे निकालेंगे और नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन। इधर आप सब पे जब करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे और उसको आप इधर दोनों साइड्स में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ जाएगा, और इस तरह से ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। अब सेकंड केस में हमने कहा कि अगर x हमारा a माइनस बी को कंटेन नहीं कर रहा तो फिर इसके लिए भी हमारे पास ये 3 केसेस जो हैं वो बन जाएंगे। तो इन 3 केसेस में ये 3 केसेस मैं जस्ट इधर लिख रहा हूँ कि 3 केसेस अगर आपका x जो है ये a माइनस बी को कंटेन नहीं कर रहा तो इसके लिए हमारे पास ये वाले 3a b और c 3 केसेस बन जाएंगे कि अगर ये इस डिफरेंस को कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि x a को बिलोंग कर रहा है लेकिन x हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो या फिर जो सेकंड है इसका हम
सेकंड केस में हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, सॉरी ये ठीक है। तो सेकंड केस ये हमारा आ जाएगा, तो x अगर a को बिलोंग कर रहा है लेकिन ये b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर भी ये क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसलिए ये इंटरसेक्शन को भी कंटेन नहीं करेगा। सिमिलरली इसमें हम सेकंड इसकी जो केस है वो ये बन सकता है कि अगर x a को कंटेन नहीं कर रहा और b को कंटेन कर रहा है तो फिर भी ये इस इंटरसेक्शन को कंटेन नहीं करेगा। थर्ड केस में हम ये कह सकते हैं कि ये a को भी कंटेन कर रहा है, b को भी कर रहा है, तो ये फिर इसके इंटरसेक्शन को भी कंटेन करेगा। तो स्टूडेंट्स जब आप इन तीनों केसेस में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे तीनों केसेस में, तो ये तीनों केसेस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने इन तीनों केसेस को कंबाइन करके इधर लिख दिए। तो जब आप इन तीनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो इधर से फिर ये 0 के लिए इक्वालिटी हमारी होल्ड कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस की जिसको आप लोगों ने देखना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन थ्योरम करने से पहले हम एक ये जो क्रॉलरी है, एक रिमार्क है सॉरी हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। ये रिमार्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रिमार्क हमें ये बताता है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो देन इसकी जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, देन जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी होगी एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आपका फंक्शन ये कांस्टेंट है तो देन हम ये अल्फ़ा जो है इस पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे। अगर आपका अल्फ़ा इस फंक्शन से लेस होगा, ओके, इधर हमने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मीन्स इधर आपके पास ये सी होगा। अगर आपका अल्फ़ा जो है वो इस सी से लेस होगा तो फिर ये वाला होल फंक्शन जो है ये हमारा होल डोमेन बन जाएगी। मीन्स कि अगर ये वाला रियल नंबर आपका इस फंक्शन से ग्रेटर हो जाए, लेस हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास होल डोमेन बन जाएगी। अगर अल्फ़ा जो है वो सी से ग्रेटर देन और इक्वल होगा तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारी एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इधर हमें पता है कि जो होल डोमेन डी है या जो एम्प्टी सेट फाई है ये दोनों मेजरेबल होते हैं। तो ये दोनों क्योंकि मेजरेबल होते हैं तो इसी वजह से ये जो फंक्शन एफ हमारा है ये भी मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रिमार्क की मदद से अब हम एक थ्योरम जो है कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास थ्योरम हमें ये कह रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो ये मेजरेबल उस वक्त होगा अगर ये वाला ए जो है ये भी इटसेल्फ मेजरेबल हो। ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा मेजरेबल होगा अगर ये ए जो है ये मेजरेबल हो तो स्टूडेंट्स इसमें ये क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए प्रूव है तो इसमें हमने पहले सपोज कर लिया कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए है ये मेजरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए को हमने मेजरेबल सपोज कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ए जो है ये भी मेजरेबल होता है। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने ये पर्टिकुलर केस ले लिया हमने क्योंकि ये हमें पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हमने सपोज किया इधर कि ये मेजरेबल है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेजरेबल है तो इसका मीनिंग ये था कि इस पे हमारी ये वाली डेफिनेशन फुलफिल होगी, एक्स सच दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन अल्फा। ओके, अगर ये हमने सपोज किया ये वाला, अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है तो फिर हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जो है ये मेजरेबल है। तो ये चीज़ हमने सपोज कर ली। अब इधर से हमने प्रूव करना है कि ये ए जो है ये भी मेजरेबल है। तो स्टूडेंट्स इधर हमने इसको पर्टिकुलर वे में थोड़ा सा इसको प्रूव करेंगे। तो इधर मैंने सपोज कर लिया अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें अल्फा 0 ले लेते हैं इस डेफिनेशन में तो फिर ये सेट हमारे पास ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन 0, फिर भी ये मेजरेबल होगा क्योंकि इधर हमने सपोज किया हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेजरेबल है। तो अगर ये मेजरेबल है तो इसके लिए ये चीज़ हमारी होल्ड करती है। तो इसमें मैंने अल्फा की जगह पे 0 पुट किया तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए के लिए भी ये फंक्शन हमारा मेजरेबल होगा। ठीक है, तो अब आप स्टूडेंट्स इधर देखें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अगर ये ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए की ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है हमारा वो लेस देन 1 आ रहा है। तो इसके लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये वाला जो हमारा कंप्लीट सेट है ये ए के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें 0 से ग्रेटर वैल्यू करेक्टरिस्टिक क्योंकि हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन की हमेशा दो ही वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 और एक 1। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो 1 वैल्यू के लिए जब आप ये वाला रिमार्क अप्लाई करेंगे तो ये रिमार्क हमें जो बताता है कि ये इधर जो भी आपका फंक्शन होता है वो इधर एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होता है और ये इसके लिए ये चीज़ हमारी क्योंकि ये 1 के इक्वल ही होगा तो 1 जो है वो ए सेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि ये जिस डोमेन पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, जिस सेट पे हम करेक्टरिस्टिक डिफ़ाइन कर रहे हैं वो सेट होल के इक्वल ही ये चीज़ हमारी बन जाएगी। तो इसमें आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी मेजरेबल है, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये राइट हैंड साइड जो है वो भी हमारी मेजरेबल हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि ए जो है वो मेजरेबल होगा। तो अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हम ये सपोज करेंगे कि अगर ए हमारा मेजरेबल है तो देन हम प्रूव करेंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए जो है वो भी मेजरेबल होता है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए इज़ मेजरेबल। अब अगर ए मेजरेबल है तो इस चीज़ की डेफिनेशन को लेके हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ ए को मेजरेबल वो प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये वाली जो इसको हमने मेजरेबल प्रूव करना है तो ये डेफिनेशन हमारे पास इसके इक्वल, इसके लिए ये वाली कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बन सकती हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि अगर ये वाला अल्फ़ा हमारा लेस देन 1 होगा। अब इधर आप लोगों ने एक चीज़ स्टूडेंट्स माइंड में रखनी है कि ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए है इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ देता है 0 और 1। तो आपने इस अल्फ़ा को 0 और 1 इन दोनों के साथ कंपेयर करके देखना है, ठीक है। हमने इस अल्फ़ा को 0 और 1 दोनों के साथ कंपेयर करना है और फिर हमने वो जो रिमार्क अभी मैंने बताया था उस रिमार्क को हमने इधर यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा हमारा लेस देन 1 हो, अगर अल्फ़ा हमारा लेस देन 1 हो तो फिर ये करेक्टरिस्टिक, ये वाला होल करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा ए के इक्वल आ जाता है, जो कि इधर हमने ऊपर भी डिस्कस किया है इसको, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो इसमें अल्फ़ा को हमने 0 लिया था तो 0 लेस देन करेक्टरिस्टिक को 1, इसकी वैल्यू 1 है तो 0 ये लेस देन 1 के लिए हम क्या कहते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा ए के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अगर अल्फ़ा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर भी ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये इस ए सेट के इक्वल आ जाता है। अगर आपका इसमें अल्फ़ा जो है ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, पहले हमने अल्फ़ा को लेस देन 1 के लिए डिस्कस किया, अब हम अल्फ़ा को ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अल्फ़ा आपका ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा फाई के इक्वल होगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा हमारा लेस देन 0 होगा तो फिर ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा होल डोमेन बन जाएगा। तो ये हमने रिमार्क जो अभी मैंने आपको बताया उस रिमार्क की मदद से हमने ये देख लिया कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर मेजरेबल है तो इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो अब क्योंकि कन्वर्स में हमने सपोज किया हुआ था कि ए मेजरेबल है, तो अगर तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए के इक्वल आ जाता है और ए मेजरेबल है तो उस वजह से ये राइट हैंड साइड आपकी मेजरेबल हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल हो जाएगी। अगर अल्फ़ा हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो फिर भी करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए के इक्वल आ जाता है और ए क्योंकि मेजरेबल है तो उस वजह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल हो जाएगी। अगर अल्फ़ा हमारा ये वाला अल्फ़ा अगर ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो तो फिर ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये हमारा फाई के इक्वल आ जाता है और फाई के बारे में भी हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है ये मेजरेबल होता है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड इधर भी मेजरेबल हो जाएगी इस केस के लिए भी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी मेजरेबल हो जाएगी। अगर अल्फ़ा हमारा लेस देन 0 हो तो फिर ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारी होल डोमेन के इक्वल आ जाता है और होल डोमेन जो है वो भी मेजरेबल होती है, तो इसी वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो भी मेजरेबल हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स का प्रूव है। तो ऑल, अगर इसमें से ये ऑल केसेस के लिए ये जो आपकी राइट हैंड साइड है वो मेजरेबल होती है, तो क्योंकि ऑल केसेस के लिए राइट साइड मेजरेबल होती है तो इसी वजह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए जो है वो भी मेजरेबल होगा अगर ये ए हमारा मेजरेबल है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर है। थैंक यू सो मच।